लेकिन किसी दूर और अनजान जगह पर मोटरसाइकिल से यात्रा करना पूरी तरह से अनसुना था। उदाहरण के लिए, हमारे राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए मेरे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवर के परमिट पर क्रमांक अंकित है 00002। मुझे बताया गया कि कुछ साल पहले एक व्यापारी इस विचार के साथ जापान गया था कि वह वहां कार चलाएगा और पहली आईडीपी अपने साथ ले गया था। हम अलविदा कह रहे हैं, यह जनवरी 1971 का मध्य था। हम चारों एक साथ आए और कुछ मजबूत पेय पीने के बाद कुछ हफ्ते में चले जाने का फैसला किया। हमारे पास उन सभी लोगों को धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त समय था जिन्होंने हमें अलविदा कहने के लिए शुरुआती लाइन तक लाने में मदद की। 29 जनवरी 1971 की सुबह हम टेल्को कार्यालयों के सामने एकत्र हुए और 100 से अधिक मित्रों और सहकर्मियों ने हमें फूलों की माला पहनाई और गले लगाकर नायकों की तरह व्यवहार किया। हमने सुबह 9 बजे अपनी मोटरसाइकिलें शुरू की और अपनी 60,000 मील की यात्रा के पहले मील की ओर तेजी से बढ़े। यात्रा आतंकवादियों, सड़क पर पहले हम राजमार्गों को जानते थे और अपने परिवेश से परिचित थे। हमने 235 मील की दूरी तय की और भारतीय सड़कों के किनारे एक ट्रक स्टॉप, जिसे ढाबा कहा जाता है, पर रुकने का फैसला किया। मालिक ने हमें मुफ्त भोजन की पेशकश की और रात बिताने के लिए कहा। परायों की मेहरबानी शुरू हो चुकी थी। हमें नई दिल्ली पहुंचने में 3 दिन लगे, जहां हम मनमोहन सिंह के अद्भुत दयालु परिवार के साथ रुके। फिर हमने अपने मार्ग पर पहले 5 देशों के लिए वीजा और बाइक के लिए कार्नेट डी पैसेज कागजात प्राप्त करने में कुछ दिन बिताए। जब कागजी कार्रवाई पूरी होने का इंतजार किया जा रहा था, तभी खबर आई कि आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को हाईजैक कर लिया है और उसे पाकिस्तान ले गए हैं। अगली बात जो हम जानते हैं वह यह कि भारत और पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दी थीं। हमें स्थिति पर तेजी से प्रतिक्रिया देनी थी और बंबई की ओर भागना पड़ा ताकि हम एक जहाज पर सवार हो सकें और भारत से बाहर निकल सकें। जिस कंपनी में हम सभी काम करते थे, उसका मुख्य और निर्यात कार्यालय प्रबंधक हमें बंबई से कुवैत के लिए रवाना होने वाले एक पूर्वी जर्मन जहाज पर बिठाने में कामयाब रहे। यह टेल्को निर्मित बसें ले जा रहा था और हम कंपनी के प्रतिनिधियों के रूप में इसमें शामिल हो सकते थे। यह भाग्य का एक झटका था। हम डेक पर खड़े होकर भारत को समुद्र में विलीन होते हुए देख रहे थे। हमारी यात्रा शुरू होने वाली थी। मध्य पूर्व कुछ दिनों तक समुद्र में रहने के बाद हमारा जर्मन मालवाहक जहाज कुवैत पहुंचा। हमने अपनी मोटरसाइकिलें विदेशी धरती पर उतारी और इराक से होते हुए ईरान तक पहुंचे। आवाज ढूंढना आसान था क्योंकि इतनी गर्मी थी कि हम बस छोटे पेट्रोल पंपों पर रुक सकते थे और रात बिताने के लिए कह सकते थे। खाना अच्छा था और पेट्रोल भी सस्ता, 0.15 प्रति गैलन। ईरान में हम जितना उत्तर की ओर गए उतनी ही ठंड बढ़ती गई, इसलिए हम छोटे चाय घरों और मस्जिदों जैसे इंडोर आश्रयों में चले गए। हमने धार्मिक शहर कुम और फिर तेहरान की ओर अपना रास्ता बनाया, जो हमारे पहुंचने तक बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन हमारा पहला बड़ा झटका तुर्की छोड़ते समय पहली बार ओला। हम 7 दिनों तक बारिश और कड़कड़ाती ठंड के बीच पलांडोकेन पहाड़ों पर चले और तुर्की के पूर्व की लगभग सभी सड़कें 1971 में गंदगी वाली थीं। क्षेत्र के भूगोल को न जानते हुए हमें उम्मीद थी कि देर सबेर हम समतल जमीन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यह एक के बाद एक पहाड़ था। इसलिए हम गर्म मौसम की तलाश में दक्षिण की ओर सीरिया और जॉर्डन की ओर चले गए। सीमाएं और संघर्ष सीमाएं पार करना आसान हो गया था और मध्य पूर्व में वीजा आवश्यकताओं में ढील दी गई थी। आव्रजन अधिकारियों ने हमें सीमा पर लेबनान में जाने के लिए वीजा दिया। हर कोई हमारे प्रति मित्रतापूर्ण और बहुत मददगार था और संपूर्ण सिंह और मनमोहन सिंह दोनों पगड़ी पहनते थे, इसलिए अरब उन्हें साथी मुसलमान मानते थे। 71 में अरब इजराइल संघर्ष के कारण हमें इस क्षेत्र में सावधान रहना पड़ा और कुछ क्षेत्रों से बचना पड़ा। इसका मतलब यह भी था कि हम बेरूत से अलेक्जेंड्रिया तक नौका लेकर ही अफ्रीका पार कर सकते थे। अफ्रीका पर इजराइल के साथ संघर्ष के कारण प्रत्येक यात्री की बारीकी से जांच की गई और मिस्र में सीमा शुल्क द्वारा हमारी मोटरसाइकिलों को मंजूरी दिलाने में अलेक्जेंड्रिया से काहिरा तक की सवारी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, क्योंकि हम रास्ते में हरे भरे मैदानों के साथ नील नदी का अनुसरण कर रहे थे। सड़क के किनारे स्थानीय खेतों से चुनी हुई ताजी ब्रेड और हरी सलाद बेचने वाले विक्रेताओं से भरे हुए थे। वे मेरे द्वारा अब तक खाए गए सबसे स्वादिष्ट सलाद थे।
सूडान की यात्रा की तैयारी से पहले हमने काहिरा में पर्यटन स्थलों का दौरा करते हुए कुछ आवश्यक मोटरसाइकिल रखरखाव करने और एक स्थानीय समाचार पत्र से बातचीत करते हुए 4 दिन बिताए। हम मलावी, अस्युत, क्यूना और लक्सर शहरों से गुजरते हुए दक्षिण की ओर असवान हाई डैम की ओर बढ़े। असवान से हमने अल नासिर सागर बांध द्वारा रोके गए नील नदी के पानी का भंडार को पार करके सूडानी सीमा तक एक नौका लेने की योजना बनाई। बांध में आग, लेकिन पहले हमें असवान हाई डैम क्षेत्र से गुजरने के लिए सेना से विशेष अनुमति की आवश्यकता थी। उन्होंने हमें नौका बंदरगाह तक पहुंचने के लिए 25 मील की दूरी तय करने के लिए 45 मिनट का समय दिया। हम बंदरगाह से लगभग 10 मील दूर थे जब हमने एक गलत मोड़ ले लिया और 15% ग्रेड पर और बांध के निचले हिस्से में पहुंच गए। सुरक्षा ने हमें वापस लौटा दिया क्योंकि हमें वहां नहीं होना था। मोटरसाइकिल की एक बिजली की वायरिंग में आग लगने का एहसास होने से पहले हम वापस ऊपर जाने लगे। मैंने तुरंत बैटरी से पिघलने वाले तार को खींच लिया और जली हुई केबल को अलग कर दिया। यह 900F38C से अधिक था क्योंकि हमारे प्रतिभाशाली मैकेनिक संपूर्ण सिंह ने तुरंत कुछ नई केबल लगा दी और हम 20 मिनट के भीतर पहाड़ी पर वापस दौड़ रहे थे। हमने नौका के रवाना होने से पहले ही उसे उतार दिया और ठीक समय पर उसे जहाज पर चढ़ा लिया। इसे मिस करने का मतलब अगले के लिए 2 सप्ताह का इंतजार करना होगा। इथियोपिया में युद्ध जब हम सूडान में वाडी हल्फा पहुंचे तो हमें अच्छा आराम मिला। उत्तरी सूडान ज्यादातर रेगिस्तानी था और राजधानी खार्तूम के रास्ते में कुछ छोटे कस्बे थे। शहर में 3 दिनों के बाद हम पश्चिम की ओर कसाला की ओर बढ़े, इथियोपिया की सीमा के पास एक छोटा रेगिस्तानी शहर। कुछ दिनों के बाद हम वहां पहुंचे और पाया कि हम अपनी मोटरसाइकिलों से इथियोपिया की सीमा के पार नहीं जा सकते। इथियोपिया में उनके उत्तरी प्रांत इरिट्रिया के साथ आंतरिक युद्ध चल। इथियोपिया में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका कसाला से इरिट्रिया में अस्मारा तक उड़ान लेना था। कसाला एक बहुत छोटा शहर था जहां एक छोटा हवाई अड्डा और अस्मारा के लिए सप्ताह में 1 बार उड़ान थी। एयरलाइन कंपनी ने जोर देकर कहा कि हम अपनी मोटरसाइकिलों को 3-3 टुकड़ों में तोड़ दें और टुकड़ों को टारप में सिल दें ताकि वे कार्गो की तरह दिखें। हम असमंजस में थे कि क्यों, लेकिन विमान आने के बाद हमें तुरंत समझ में आ गया कि वे इतने आग्रही क्यों थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हम अपनी पूरी तरह से असेंबल की गई बाइक को छोटे 15 यात्री विमानों पर लाद सकें। हमने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था और काफी धक्का मुक्की के बाद अपने सामान के 6 टुकड़ों को छोटे कार्गो क्षेत्र में पहुंचाया। उड़ान के दौरान कैप्टन ने हमें हमारी यात्रा के बारे में अरबी में लिखी एक सूडानी अखबार की कटिंग दी। एयरलाइन ने उड़ान के लिए हमसे कोई पैसा नहीं लिया क्योंकि कप्तान ने कहा कि वे इस साहसिक कार्य को जारी रखने में हमारी मदद करके खुश थे। हम अस्मारा हवाई अड्डे पर उतरे, जो एक अमेरिकी एयरबेस हुआ करता था। रनवे पर बाइकों को फिर से इकट्ठा करने में हमें 2 घंटे लग गए और अगले दिन हम गंदगी वाली पटरियों पर रेंग रहे थे और दक्षिण में जिबूती, सोमालिया और अदीस अबाबा, इथियोपिया की ओर जा रहे थे। सवारी अविस्मरणीय थी। अधिकांश सड़कें संकरी मिट्टी की पटरियां थीं और पूरी तरह से उगी हुई वनस्पति से ढकी हुई थीं। समतल जमीन और 14,000 फुट तक ऊंचे पहाड़ी दर्रों के बीच भूभाग भिन्न भिन्न था। उच्च ऊंचाई पर रॉयल एनफील्ड्स को थोड़ा कार्बोरेटर ट्विकिंग और कुछ अन्य समायोजन की आवश्यकता होती थी, लेकिन अन्यथा यह पूरी तरह से चलती थी। हमने नैरोबी में एक बेस बनाया और अपनी बाइक की मरम्मत और अगले कुछ देशों के लिए वीजा की व्यवस्था करते हुए मनमोहन सिंह के चाचा के साथ रुके। शहर में भारतीय मूल के लोगों की एक बड़ी आबादी थी और उन्होंने हमारी यात्रा के लिए कुछ धन जुटाते हुए खुले दिल से हमारा स्वागत किया। हमें वहां बहुत प्रचार मिला और टीवी, स्थानीय रेडियो और बीबीसी द्वारा हमारा साक्षात्कार लिया गया। जंगल के माध्यम से खींचना हम तंजानिया, ब्रुंडी, रवांडा और युगांडा से होते हुए मर्चिसन फॉल्स तक पहुंचे और हमें कुछ अच्छी सड़कें मिलीं। लेकिन एक बार जब हम जैरे, वर्तमान कांगो में प्रवेश कर गए तो हमें तुरंत गहरी झाड़ियों में वापस फेंक दिया गया। न सड़कें, न लोग, विरल आबादी और कठिन हालात। यह बरसात का मौसम था, जिसका मतलब था हर दिन लगातार बारिश होना। युगांडा और कांगो के किसनगानी शहर के बीच बहुत कम जगहें थीं जहां हम रात बिता सकते थे और शहर पहुंचने से लगभग 40 मील पहले हमारी मोटरसाइकिल का एक वाल्व जल गया था। हमने मोटरसाइकिल को गीली, कीचड़ भरी गंदगी वाली सड़क पर 40 मील तक चेन से खींचा। जरा कल्पना कीजिए कि
कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 आदमी अपने सारे गियर पैक करके एक 350 सीसी इंजन द्वारा खींचे जा रहे हैं। इसमें कुछ समय लगा। किसनगानी में हमें एक गैराज मिला, लेकिन चूंकि रॉयल एनफील्ड के लिए कोई नया वॉल्व उपलब्ध नहीं था, इसलिए उनके मैकेनिकों ने मोटरसाइकिल के इंजन में फिट करने के लिए पुरानी जीप से एक वॉल्व को संशोधित किया। यह एक बड़ी मदद थी और उन्होंने सेवा के लिए हमसे कोई पैसा नहीं लिया। किसनगानी से हम उत्तर की ओर मध्य अफ्रीकी गणराज्य में बंगासौ की ओर गए। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भारत के महापुरुषों और महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है? क्या आपको उनकी विरासत के बारे में जानने की उत्कृष्ट इच्छा है? तो हमारे चैनल वैदिक दृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको भारतीय समाज और संस्कृति के महापुरुषों के जीवन और उनकी योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम साथ मिलकर इन महापुरुषों की अद्भुत कहानियों को संजीव कर सकें। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।